इस वीडियो में हम सीखेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हेलो विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में जीवन एवं जैव प्रक्रिया के विषय में कुछ पढ़ा होगा तथा उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीव विज्ञान की मनोरंजक दुनिया में आपका स्वागत करते हुए 12वीं कक्षा के प्रथम अध्याय जीवों में जनन पढ़ेंगे। जीवों के जनन अध्याय में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस शीर्षक पर विचार विमर्श करने से पहले आइए देखें कि यह शीर्षक हमारे 12वीं के जीव विज्ञान किताब में कहाँ स्थित है। कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में काफ़ी विविधताएं हैं। इसे 5 इकाइयों में बांटा गया है। ये 5 इकाइयाँ हैं। पहला जनन, दूसरा आनुवंशिकीय और विकास, तीसरा मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथा जैव प्रौद्योगिकी, पाँचवा पारिस्थितिकी। आप इससे सहमत होंगे। जनन एक महत्वपूर्ण इकाई है जहाँ हम जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन तथा जन्म स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम विभिन्न जीवों में जनन के विभिन्न सिद्धांतों से परिचित होंगे। इसे हम 4 सत्रों में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस अध्याय का अवलोकन करते हैं। जनन की संकल्पना, प्रकार, जीवन अवधि, अमरता, मृत्यु, अलैंगिक जनन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन तथा इसके लाभ, लैंगिक जनन, पादप जीव, पूर्व निषेचन घटनाएं, निषेचन तथा पश्च निषेचन घटनाएं। विद्यार्थियों, इस अध्याय को पढ़ते समय आपसे कुछ आशाएं हैं। आपको अपनी सक्षमता बढ़ानी होगी। हमें इस परिणाम तक पहुंचना है। जीवन काल अवधि की अवधारणा की व्याख्या और विभिन्न बहुकोशीय जीवों में इसकी घटनाएं, सीमित जीवन काल में प्रजनन की प्रक्रिया की आवश्यकता का विश्लेषण, लैंगिक और अलैंगिक जनन की विशेषताओं के बीच अंतर जो पहले अध्ययन किए गए विभिन्न जीवों में इसकी घटना से प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पिछली कक्षा संकल्पना से परिचित हो गए होंगे। यहाँ कुछ जीव अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे जनन प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ रंग बिरंगे बॉक्स दिए गए हैं जहां आपको जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। जनन का तात्पर्य है संतति उत्पन्न करना, बढ़ती जनसंख्या पीढ़ी में निरंतरता, गुणन, प्रजनन, लैंगिक, जैव विकास के वाहन, सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण होना। विद्यार्थियों, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव संतान पैदा करता है और यह जीवन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक जीव जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा रहा है। क्या आप इस जीव के जनन प्रक्रिया को जानते हैं? हाँ, यह पैरामीशियम है जो द्विखंडन विधि द्वारा जनन कर रहा है। आइए अभी हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा में प्रजनन के कुछ शब्दों को स्मरण करते हैं। स्क्रीन पर इन रिक्त बक्सों में आप जनन से संबंधित शब्द लिखें, जैसे युग्मक, निषेचन, पराग, स्त्री केसर, अंडाशय, शुक्राणु इत्यादि। अगर इन सभी शब्दों का ध्यान से अध्ययन करेंगे, इस अध्याय को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पूरा अध्याय इन शब्दों पर ही आधारित है। विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव देखे होंगे, जैसे पालतू जानवर और चिड़िया, घर में जंगली जानवर। आपने यह अवश्य ही अवलोकन किया होगा कि जो जीव इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, एक न एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र में बहुत तरह के जीवों को देख रहे होंगे। आप इनकी जीवन अवधि लिखें। बिल्कुल सही। यहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न जीवों में जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। हमने विभिन्न जीवों में जीवन अवधि देखी। आपने कौवा और तोता की जीवन अवधि की तुलना की होगी। दोनों पक्षी हैं, परंतु उनकी जीवन अवधि में अंतर है लगभग 135 वर्षों का। इसी तरह आम और पीपल के पेड़ों की जीवन अवधि में काफ़ी अंतर है।
इससे हम इस नतीजे पर आते हैं कि जीवों के आकार का उसके जीवन अवधि से कोई परस्पर संबंध नहीं है। जब हम किसी जीव की रचनात्मक संगठन देखते हैं तथा उसकी जीवन अवधि, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुकोशिकीय जीव की मृत्यु एक न एक दिन होती है, जबकि एक कोशीय जीव में ऐसा नहीं होता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। यहाँ अमीबा जनक कोशिका है और द्विखंडन विधि से 2 संतति कोशिका में बट जाता है। यहाँ अमीबा अपने कोशिका के घटकों को अपने संतति कोशिका में बराबर बराबर बांटते हैं। इस प्रकार आगे की पीढ़ियां लगातार बढ़ती रहती हैं। इस प्रक्रिया में अमीबा 2 संतति कोशिकाओं में बंटने से वह अमर हो जाता है। यह प्रक्रिया एक कोशीय जीवों में भी पाया जाता है, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव पीढ़ी के बाद प्रजाति की निरंतरता के लिए खुद के समान संतानों को जन्म देता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके कारण इन जीवों के अधिकांश जीवन काल के बावजूद पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के रूप में पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़े हुए अध्याय को स्मरण कर जनन के प्रकार विभिन्न जीवों में कैसा होता है लिखें। आप यहाँ जनन के प्रकार का जीवों से सम्मिलन करें। यहाँ आपको 5 जीव दिए गए हैं। उसके जनन के प्रकार लैंगिक, अलैंगिक या दोनों उसमें भरे। आपने जो टेबल भरा उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, अलैंगिक जनन मुख्य रूप से उन जीवों में पाया जाता है जिसमें अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया आदि जैसे सरल संगठन होते हैं। लैंगिक जनन उन जीवों में पाए जाते हैं जिनमें जटिल संगठन होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म, स्तनधारी इत्यादि। अधिकांश जीवों में जनन के दोनों प्रकार होते हैं। अब हम जनन के संकल्पनाओं को समझ गए हैं तथा यह भी जान गए हैं कि विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के जनन होते हैं। आइए अब हम यीस्ट में मुकुलन का निरीक्षण करते हैं। माता पिता कोशिका, जनक कोशिका के असमान विभाजक द्वारा प्रकोप का विकास। एकल माता पिता शामिल, कोई युग्मक नहीं बनते। यहाँ जीवों को पहचानें। ये ब्रायोफाइलम, कॉकरोच, हाइड्रा, पैरामीशियम तथा मेंढक है। आप अपनी पिछली विद्या के आधार पर इन जीवों के जनन के प्रकार तथा युग्मकों के संलयन प्रस्तुत तथा अनुपस्थित भरे। आपने बिल्कुल सही भरा होगा। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन अनुपस्थित है। कॉकरोच में लैंगिक जनन होता है, इसमें युग्मकों का संलयन उपस्थित है। हाइड्रा में मुकुलन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन अनुपस्थित है। पैरामीशियम में द्विखंडन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन अनुपस्थित है। मेढक में लैंगिक जनन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन उपस्थित है। विद्यार्थियों, अब तक आपने जो सीखा उसके आधार पर अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, किस प्रकार के जनन में एकल माता पिता शामिल हैं? दूसरा, किस प्रकार के जनन में युग्मकों का कोई संलयन शामिल नहीं है? तीसरा, किस प्रकार के जनन में 2 माता पिता शामिल हैं? चौथा, किस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन शामिल है? आशा है आपको इसका उत्तर पता होगा। पहले प्रश्न में अलैंगिक जनन में एकल माता पिता शामिल हैं। दूसरे प्रश्न में अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन शामिल नहीं है। तीसरे प्रश्न में लैंगिक जनन में 2 माता पिता शामिल हैं। चौथा, लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन शामिल है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण को भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मकों में संलयन होता है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने जो इस सत्र में सीखा है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जीवन काल और जनन परस्पर जुड़े हुए हैं। एक प्रक्रिया के रूप में जनन पृथ्वी पर
जीवन के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। अमरता और मृत्यु एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों के बीच मौजूद है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। विद्यार्थियों, अपने आसपास जितने भी जीव दिखाई पड़ते हैं उसमें किस तरह के जनन होते हैं उसे सूचीबद्ध करें। हम अगले सत्र में अलैंगिक जनन के प्रकार तथा उसके लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आपका शीर्षक जीवों में जनन के इस सत्र में स्वागत है। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको हमारा पिछला सत्र काफ़ी मनोरंजक तथा अर्थपूर्ण लगा होगा। विद्यार्थियों, पिछले सत्र में हमने जनन की संकल्पना तथा उसके महत्व के बारे में विचार विमर्श किया था। हमने जीवन अवधि, अमरता तथा मृत्यु की संकल्पना तथा उसका जीवन के साथ समागम को समझने की कोशिश की थी। साथ ही हमने जनन के प्रकार, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के विषय में भी पढ़ा। जीवों में जनन के इस विवेचन को जारी रखते हुए आज हम अलैंगिक जनन के विषय में बात करेंगे। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श कर अध्ययन के परिणाम को प्राप्त करें। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की तुलना, किंगडम कवक में प्रमुख अलैंगिक जनन संरचनाओं की व्याख्या और शैवाल जैसे सरल पौधे, कायिक प्रवर्धन के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण, मानव कल्याण के लिए इसके फायदे। विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन को स्मरण करते हुए शुरुआत करते हैं। क्या आपने अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध किया? हाँ, अलैंगिक जनन में एकल जीव की भागीदारी होती है। युग्मकों का बिना संलयन से जीवों में परिवर्तन। विद्यार्थियों, क्या आप एकल जीव से उत्पन्न संतति की विशेषताएं सूचीबद्ध कर सकते हैं? हम इसे अमीबा के द्विखंडन में निरीक्षण कर सकते हैं। क्या आप अमीबा के दोनों संतति कोशिकाओं में अंतर बता सकते हैं? आप कोई अंतर नहीं देख सकते हैं। क्या आपको जनक कोशिका तथा संतति कोशिकाओं में समानता मिलती है? दोनों जनक कोशिका तथा संतति कोशिकाएं बिल्कुल समान हैं। वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समरूप हैं। इन संतति कोशिकाओं को हम क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। आकारकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। पिछले सत्र में जनन के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ा था। हमने यह निरीक्षण किया था कि विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों तथा अन्य जीवों में होता है। आइए एक कार्य करते हैं। कॉलम 1 में जीवों का नाम है तथा कॉलम 2 में समूह का नाम है। आपको जीवों को उसके समूह से मिलान करना है। स्क्रीन पर सही मिलान है। हमने इस कार्य में क्या समझा? हमने यह निरीक्षण किया कि साधारण संगठन वाले जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जैसे जगत मोनेरा के सभी सदस्य, जगत प्रोटिस्टा के सदस्य, जगत फंजाई के सदस्य, पादप में ब्रायोफाइटा शैवाल, जंतु में स्पंज प्लैटीहेलमिन्थेस इकाइनोडर्मेटा। जीवों में अलैंगिक जनन को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। आप स्क्रीन पर दो जीवों के अलैंगिक जनन को देख रहे हैं। पहला अमीबा में द्विखंडन तथा दूसरा यीस्ट में मुकुलन। क्या आप द्विखंडन तथा मुकुलन में एक समानता बता सकते हैं? हाँ, आप सभी सही हैं। दोनों प्रक्रियाओं में कोशिका विभाजन होता है। अब आप दोनों प्रक्रियाओं में अंतर बताइए। बिल्कुल सही, द्विखंडन में जनक कोशिका के अवयव समान रूप से संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। मूल कोशिका के विभाजन के बाद संतति अलग हो जाती है। मुकुलन में कोशिका विभाजन असमान होती है। संतान परिपक्व होने तक जुड़ी रहती है। इस समानता तथा अंतर से हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? हम यह कह सकते हैं कि द्विखंडन एक अलैंगिक विभाजन है जहां कोशिका
दो समान हिस्सों में विभाजित होती है। संतान तेजी से वयस्कों में बढ़ती है। मुकुलन एक अलैंगिक विभाजन है जिसमें असमान कोशिका विभाजन छोटी कलियों का निर्माण करती है, जो नए यीस्ट कोशिका में अलग होने और परिपक्व होने से पहले कुछ समय के लिए माता पिता से जुड़ी होती हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन ही मुख्य पद्धति है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या बहुकोशीय जीवों में भी कोशिका विभाजन होती है या फिर उनमें कुछ उन्नत तरीके होते हैं, क्योंकि उनकी संरचना काफ़ी जटिल होती है। विद्यार्थियों, आपको बहुकोशीय जीव में अलैंगिक जनन जानने के लिए एक कार्य करना है। आपके स्क्रीन पर दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं और कॉलम 2 में जीवों के नाम आपको सही मिलान करने हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने सही किया होगा। सही मिलान है जल बीजाणु शैवाल, कॉनिडिया कवक, कलिका हाइड्रा, स्पंज स्पॉन्ज। आप स्मरण करें कि आपने जू स्पोर्स कहाँ पढ़ा था। यहाँ यह एक चलनशील संरचना है जो शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसमें तंतु इसे तैरने में मदद करता है। यही चल बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे में तैयार होता है। क्या आप पेनिसिलियम में इसी तरह की बीज या कोशिका देखते हैं? हम कॉनिडिया के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ अलैंगिक बीज जो कॉनिडियोफोर पर विकसित होते हैं, कॉनिडिया कॉनिडियोपोड के बाह्य रूप से उत्पादित होते हैं। विद्यार्थियों, आप चल बीजाणु और कॉनिडिया में तुलना कर सकते हैं, जबकि दोनों अलैंगिक बीज से उत्पन्न होते हैं। चल बीजाणु चलनशील होते हैं जबकि कॉनिडिया अचल। जल बीजाणु आंतरिक रूप से उत्पादित होते हैं जबकि कॉनिडिया बाह्य रूप से। चल बीजाणु शैवाल में होता है, कॉनिडिया कवक में होता है। आइए अब हम हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं जो कि एक सिलेंट्रेट है। आपको पता होगा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस तरह होता है। हाँ, हाइड्रा कलिका द्वारा अलैंगिक जनन करता है। कलिका अलैंगिक जनन का वह क्रम है जब एक बार उभार से एक कली का निर्माण होता है तथा लगातार कोशिका विभाजन से इस कली से एक पूर्ण जीवन का निर्माण होता है। नवनिर्मित जीवन अपने जनक से जुड़े होते हैं और परिपक्व होने के बाद अलग होते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं अलैंगिक जनन का। स्पॉन्ज में स्पंज, यह एक आंतरिक कली की तरह एक संरचना बनाते हैं जिसे हम जेम्यूल कहते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थिति में इसका निर्माण होता है। वाकई में बहुकोशीय जीवों में अलैंगिक जनन के विभिन्न संरचनाओं को समझना मोहक है। आपने एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव के अलैंगिक जनन का निरीक्षण किया। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन ही मुख्य तरीका है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में विशिष्ट अलैंगिक जनन संरचनाएं पाए जाते हैं, जैसे कॉनिडिया, जेम्यूल्स, कलियां, चल बीजाणु। क्या इसी तरह की संरचनाएं उच्च पादप में भी पाई जाती हैं? हमने पिछली कक्षा में यह पढ़ा था किस तरह वानस्पतिक भाग से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। क्या आप उस विधि का स्मरण कर सकते हैं? हाँ, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आलू का कायिक प्रवर्धन। आलू में जो गड्ढे हैं उसे गांठ कहते हैं। आलू एक कायांतरित तना है। इसी गांठ से अंकुरित होकर आलू का पौधा उत्पन्न होता है। अदरक की गांठ से जमीन के अंदर नया पौधा निकलता है। इसे प्रखंड के नाम से जाना जाता है। जलकुंभी, जल हायासिंथ भी एक कायांतरित तना है जो बगली से उत्पन्न होता है। इसे भूस्तरिका कहते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। प्याज भी एक कायांतरित तना है जो जमीन के नीचे उत्पन्न होता है। इसे प्याज का बुलबिल कहते हैं। ये सभी कायांतरित रूपांतरित तना है जो एक जनन संरचना का रूप लेकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। इन सभी संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। क्या पत्ती भी कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य कर सकती है?
आपने ब्रायोफाइलम के बड़े मोटे पत्तों को देखा होगा। ऊपर इन पत्तों के किनारे बहुत सारी अपस्थानिक कलिका होती है। इन कलिका में जड़ें तथा तना पाया जाता है। एक खंड वृद्धि होने तक यह कली के रूप में पत्तों पर पाई जाती है और फिर यह पत्ती टूटकर जमीन पर गिर जाती है। कायिक प्रवर्धन में पौधों के वनस्पति भागों द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। संतति पौधे जनक पौधों से मेल खाते हैं। आइए कायिक प्रवर्धन के लाभ को समझें। कायिक प्रवर्धन बाकी सभी जनन के तरीकों से ज़्यादा तेज है। कायिक ऐसे पौधे परिणाम में अपने जनक पौधों से शारीरिक तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। मनी प्लांट का पौधा लगाने के लिए उसे तना से काट दिया जाता है, जिसमें गांठ होनी चाहिए। फिर उसे हम किसी बोतल में पानी डालकर रखते हैं। हम यह देखते हैं कि गांठ से जड़ें उत्पन्न होती हैं और बोतल के अंदर जो जड़ें हैं वह मुख्य जड़ें, बाकी जड़ें उसे ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। आओ पुनरावृत्ति करें। हमने अलैंगिक जनन के बारे में समझा, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन को भी देखा, बहुकोशिकीय जीवन में अलैंगिक संरचनाओं के विषय में भी पढ़ा, विशिष्ट अलैंगिक जनन संरचना जैसे कॉनिडिया, जेम्यूल्स, कलियां तथा चल बीजाणु के विषय में पढ़ा, कायिक प्रवर्धन के तरीके तथा लाभ को देखा। आओ समन्वेषण करें। निम्नलिखित में से कोई एक लें। आलू, अदरक, प्याज, मनी प्लांट। उन्हें नमी, सूरज की रोशनी जैसे उपयुक्त वातावरण में रखें जहां वे उत्पन्न हो सकें। सारणी रूप में अपने अवलोकन को हर रोज नोट करें, तस्वीर भी लें। चंद शब्दों में अपने अनुभव को लिखें और अपने अध्यापक व दोस्तों को बताएं। विद्यार्थियों, आप कायिक प्रवर्धन का क्रियाकलाप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। अगले सत्र में हम पुष्पी पादपों और जीवों में लैंगिक जनन के बारे में वार्तालाप करेंगे। आशा करता हूं कि आपने इस सत्र का आनंद उठाया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जीवों के जनन के तीसरे सत्र में आपका स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि आप पिछले सत्रों में जो पाठ्यक्रम बताया गया था उससे आपको इस अध्याय को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे होंगे। आइए हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, आप अपने पिछले सत्रों को स्मरण करें जहां हमने लैंगिक जनन, एक कोशीय तथा बहुकोशीय अलैंगिक जनन संरचनाएं, कायिक प्रवर्धन तथा इसके लाभ के विषय में पढ़ा था। अपने इस सत्र में आगे बढ़ते हुए हम आज लैंगिक जनन के विषय में कुछ वार्तालाप करेंगे। आइए अध्याय का अवलोकन करें। लैंगिक जनन, पादप और जीव में। आज के इस सत्र में निम्नलिखित अध्याय के परिणाम देखेंगे। पहला, लैंगिक जनन और उससे पैदा हुई संतति की विशेषताएं। दूसरा, लैंगिक व अलैंगिक जनन में भेद। तीसरा, पादपों व जीवों में लैंगिक जनन अवस्था का विश्लेषण। चौथा, प्राइमेट व नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में चक्रीय परिवर्तन, मौसमी प्रजनक और ऋतुनिष्ठ प्रजनक। विद्यार्थियों, अगर आपको याद होगा कि हमने अपने पहले सत्र में लैंगिक जनन की विशेषताओं के साथ उसका अलैंगिक जनन से ज़्यादा जटिलता के विषय में पढ़ा था। आइए लैंगिक जनन की विशेषताओं को याद करें। पहला, युग्मक निर्माण। नर और मादा युग्मक जनन के लिए विशेष कोशिकाएं विपरीत लिंग के समान या अलग अलग व्यक्ति या जीव द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा, युग्मकों का संलयन। युग्मनज युग्मकों के संलयन का परिणाम होता है जो आगे चलकर एक नए जीव में विकसित होता है। क्या आप पिछली कक्षा में पादप में लैंगिक जनन का स्मरण कर पा रहे हैं? आइए इस चित्र के द्वारा आपको स्मरण कराता हूँ। हम किसी पुष्प का निरीक्षण करते हैं जो एक किसी परिपक्व पौधे का जनन अंग है। पुष्प में दो युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक को पराग जो कि पराग कोश में एकत्रित रहते हैं और मादा युग्मक बीजांड जो कि अंडाशय में उपस्थित होती है। आइए इसे और ध्यान से तथा नज़दीक से देखें।
नर और मादा युग्मकों यानी पराग तथा बीजांड के संलयन को निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज बाद में भ्रूण तथा बीजांड बीज का निर्माण करता है। यही बीज बाद में एक नए पौधे को अनुकूल अवस्था में जन्म देता है। विद्यार्थियों, लैंगिक जनन किस प्रकार अलैंगिक जनन से अलग है, आइए देखें। हमें पता है अलैंगिक जनन में बिना युग्मक के जनन होता है, जबकि लैंगिक में युग्मक निर्माण अहम है। अलैंगिक में बिना युग्मक संलयन के संतति की वृद्धि होती है, जबकि लैंगिक में युग्मक संलयन होता है। अलैंगिक जनन में संतति अपने जनक के बिल्कुल समरूप क्लोन होता है, जबकि लैंगिक में संतति में रूप भेद होता है। आइए देखें, हमारे कुछ जीव अपने बच्चों व अंडों के साथ हैं। ये सभी लैंगिक जनन से उत्पन्न हुए हैं। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग के दो जनक होते हैं, एक नर और एक मादा। युग्मक का बनना, युग्मकों का संलयन, युग्मनज का बनना तथा भ्रूण बनकर एक संतति के रूप में उत्पन्न होना, ये सभी प्रक्रिया लैंगिक जनन के महत्वपूर्ण आधार हैं। हम यह निरीक्षण करते हैं कि ये सभी जीव आकार, प्रकार, आंतरिक संरचना तथा फिजियोलॉजी में भिन्न हैं, मगर लैंगिक जनन की प्रक्रिया सभी में एक समान ही होती है। अब हम पादप और जीवों में लैंगिक जनन की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता यह है कि सभी जीवों को आगे बढ़ने से पहले विकास और परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचना होता है। जीवों में जीवन के दो चरण होते हैं, जो कि लैंगिक जनन के शुरू होने तक किशोर अवस्था तथा जनन अवस्था। किशोर अवस्था एक जीव के विकास की अवधि, उसके जन्म के बाद प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचने से पहले तक। पादप में इसे हम कायिक अवस्था या प्रावस्था कहते हैं। जनन अवस्था वह अवधि है जब जीव प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचता है, प्रजनन की क्षमता प्राप्त करता है। आइए पुष्पीय पादप का जीवन चक्र देखते हैं। यह काफ़ी परिचित सा है। पुष्पीय पादप हमेशा एक बीज के अंकुरित होने से ही उत्पन्न होता है, जिसमें एक भ्रूण होता है। यही बीज, एक अंकुरित बीज, एक छोटा पौधा और बाद में परिपक्व पौधा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता आ जाती है, में कार्यान्वित होता है। परिपक्व होने के बाद यह जनन अवस्था में आता है, जहाँ पुष्प विकसित होते हैं। इसी पुष्प में नर और मादा युग्मक, पराग और बीजाणु पाए जाते हैं। यही युग्मक संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज एक भ्रूण में तब्दील कर जाता है। एक और दिलचस्प जीवन चक्र को देखते हैं, मेढक का जीवन चक्र। आप स्क्रीन पर मेढक का जीवन चक्र देख रहे हैं। अंडे पानी में डिम्ब टैडपोल को जन्म देती है, जो मछली की तरह होता है। इसमें सांस लेने के लिए मछली की तरह गल्फर होता है। जब यह डिम्ब परिपक्व होता है तो गल्फर, पूंछ गायब हो जाते हैं और पीछे के पैर बड़े हो जाते हैं और अंत में यह पानी से बाहर आ जाता है। परंतु जनन के लिए उन्हें पानी में जाना ही पड़ता है। यहाँ नर मेढक पानी में मादा युग्मक को अपने युग्मक से निषेचित करता है। यह बाह्य निषेचन का उदाहरण है। यहाँ अंडा देना तथा नर द्वारा शुक्राणु देना ही जनन अवस्था का ही उदाहरण है। यहाँ दोनों नर और मादा युग्मक देने में सक्षम है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पादप और जीव दोनों में किशोरावस्था और जनन अवस्था की अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अब हम उच्च पादपों में जनन अवस्था देखेंगे, जो पुष्पीकरण के साथ शुरू होती है। आप अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ पौधों का ध्यान से निरीक्षण करें और पता करें इसमें पुष्प कब लगते हैं। आप माली, किसान इत्यादि से भी यह सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर कुछ पादपों के नाम देख रहे हैं। आइए इसके रिक्त स्थान को ध्यान से भरते हैं। यहाँ आपको इन पौधों के पुष्पीकरण का समय तथा ऋतु में कितनी बार इसमें पुष्पीकरण होता है पता करें।
आपने बिल्कुल सही लिखा। गेंदा अक्टूबर में होता है, ऋतु में एक बार होता है। चावल अक्टूबर में होता है, ऋतु में एक ही बार होता है। गाजर फरवरी में होता है, लेकिन ये ऋतु में 2 बार होता है। आम मार्च में होता है, ऋतु में एक ही बार होता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पौधों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पुष्पीय पादप के 3 प्रकार होते हैं। पहला, वार्षिक। एक वर्ष या मौसम में बीज से फूल तक एक जीवन चक्र पूरा करते हैं। उदाहरण मक्का, गेहूं इत्यादि। दूसरा, द्विवार्षिक पौधे 2 साल या 2 मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में अंकुरण और दूसरे वर्ष में फूल पैदा करते हैं, जिससे प्रजनन होता है। उदाहरण गाजर व बंद गोभी। तीसरा, बहुवार्षिक पौधे 3 वर्षों से अधिक समय में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। फूल भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण नारियल एवं आम। इस कथन के साथ हम किस परिणाम पर पहुँचे हैं? पहला, वनस्पति और प्रजनन चरणों को वार्षिक और द्विवार्षिक पौधों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। बहुवर्षीय पौधों में वनस्पति और प्रजनन चरणों में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। दोनों चरण 12मासी पौधों की विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होते हैं। विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कुछ पौधों में पुष्पीकरण कई एक वर्षों के बाद होता है? आपने बांस का नाम सुना होगा। बांस की जाति के पादप अपने जीवन काल में सामान्यतः 50-100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं और बड़ी संख्या में फल पैदा करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एक और उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। एक अन्य पादप नीला कुरेंजी स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जो 12 वर्षों में एक बार पुष्प देता है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में पाया जाता है। आखिरी बार यह 2018 में जुलाई से अक्टूबर तक इसमें फूल खिले थे। इस तरह के भी पौधे हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आइए मानव में परिपक्वता में आने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार करें। पुरुषों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार होते हैं। चेहरे, छाती और जघन क्षेत्रों में बालों का विकास, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, हड्डियां तथा मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है और शरीर में बदलाव आता है। स्त्रियों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार होते हैं। अंगों और जघन क्षेत्र में बालों का विकास, शारीरिक आकार में बदलाव, ऋतुस्राव का मासिक होना। क्या इस तरह के बदलाव और भी जीव में देखे जाते हैं? आइए इसको ढूंढें। गैर प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, हिरन आदि में होने वाले चक्रीय परिवर्तन मध्य या गर्मी की छोटी अवधि तक रहता है। मादाएं मध्य चक्र के दौरान अपने व्यवहार में मजबूत यौन आग्रह दिखाती हैं। उच्च प्रजनन ग्रहणशीलता के साथ गर्मी की अवधि होती है। रक्तस्राव का कोई योगदान नहीं होता। प्राइमेट स्तनधारी जैसे बंदर मानव में होने वाले चक्रीय परिवर्तन अधिक समय तक रहता है। इसमें प्रजनन ग्रहणशीलता नहीं दिखाई देती है, कोई गर्मी की अवधि शामिल नहीं होती है, रक्तस्राव के बहने को शामिल करता है। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ स्तनधारी हैं जो कभी कभी जनन करते हैं, जब अनुकूल परिस्थिति या मौसम में या फिर लगातार। कभी कभी जनन करने वालों को मौसमी प्रजनक कहते हैं। वे प्राकृतिक परिस्थितियों में कुछ अनुकूल मौसम के दौरान अपने प्रजनन चरण में चक्रीय परिवर्तन दिखाते हैं, जैसे बकरी, घोड़े, गाय, हिरन इत्यादि। लगातार जनन करने वालों को ऋतुनिष्ठ प्रजनक कहते हैं। वे अपने प्रजनन चरण के दौरान चक्रीय परिवर्तन दिखाते हैं, इसीलिए लगातार प्रजनन करने में सक्षम है, जैसे मानव, बंदर इत्यादि। हमने विभिन्न तरीकों के जनन चरण व पादप और जीवों में देखा, जबकि उन्हें हम लोगों ने विभिन्न प्रकारों में बांट रखा था। हम यह भी जानते हैं कि एक न एक दिन इस अवस्था का समापन होगा और जीवों और पादपों में चयापचय की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जीव या पादप की मृत्यु हो जाएगी। बुढ़ापा शरीर के चयापचय को
धीमा करने की अवस्था को कहते हैं और इसे सेनेसेंस भी कहा जाता है। प्रावस्था से प्रजनन अवस्था तक जीवों के संक्रमण को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? हार्मोन और कुछ पर्यावरणीय कारकों के बीच मेल जोल जीवों के प्रजनन के शारीरिक और व्यवहारिक संबंध दोनों पहलुओं को नियंत्रित करती है। आओ पुनरावृत्ति करें। लैंगिक जनन की विशेषताएं और अलैंगिक जनन से भेद हमने पढ़ा। वार्षिक, द्विवार्षिक और बारहमासी में वर्गीकृत करने वाले पौधे के वनस्पति और प्रजनन चरणों का वर्णन किया। चक्रीय परिवर्तनों के प्रकार, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र एवं मौसमी प्रजनक और ऋतुनिष्ठ प्रजनक के विषय में भी पढ़ा। किशोर अवस्था से प्रजनन अवस्था तक जीवों के संक्रमण का नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है? विद्यार्थियों, अगले सत्र में हम लैंगिक जनन की घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपने इस सत्र को खूब ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद।